नमस्कार, स्वागत है ज्ञान की पाठशाला में। आज झारखंड टेट 2024 का नया नोटिफिकेशन आया है। आज हम जानेंगे कि इस नोटिफिकेशन में बदलाव क्या हुआ है या पहले की सूचना यथावत है, इसके बारे में हम जानेंगे। और क्या बदलाव हुआ है ये भी हम जानेंगे। पुराना देखें उससे पहले क्या नया नोटिफिकेशन आया है, एक बार हम उसको देखते हैं। ये आपके सामने नया विज्ञप्ति संख्या 30/224 खुला है 2024। ये शिक्षा पात्रता परीक्षा 2024 के आयोजन के संबंध में आवश्यक सूचना है। झारखंड अधिविद्य परिषद रांची से यह प्रकाशित हुआ है। इसमें क्या नया है, आइए इसको जानते हैं। इसमें कहा गया है कि इस परीक्षा में सम्मिलित होने से संबंधित योग्यता, अर्हता, पाठ्यक्रम, भाषा, पात्रता, मानदंड आदि परिषद के वेबसाइट www.jac.jharkhand.gov.in पर उपलब्ध है, जिसका गहनतापूर्वक अवलोकन किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि जो इसके पहले का नोटिफिकेशन था वही नोटिफिकेशन है, वो पहले बता दिया गया है। योग्य एवं अर्हताधारी अभ्यर्थियों से इस परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु ऑनलाइन परीक्षा आवेदन प्रपत्र दिनांक 23/7 से 22/8 तक आमंत्रित किए गए हैं। बाकी ये आपकी योग्यताएं हैं, आप इनको देख सकते हैं। आपने पहले भी इसको देखा ही होगा, बदलाव कहीं कुछ नहीं है। ये भी बता दिया गया है कि क्या आवश्यक है, क्या पढ़ना है। सिलेबस एक तरह से कहें तो ये सिलेबस को भी यहाँ पे बताया गया है। कुछ बहुत विस्तार से नहीं है, बस कुछ चीज़ें बता दी गई हैं कि आपको ये सिलेबस आपके लिए होना है। इस कठिनाई स्तर आपका सिलेबस में क्या होगा, आप में पूछे जाने वाले प्रश्नों का स्तर किसके स्तर के समान होगा, यह बताया गया है आपको। तो यहाँ पे 1 से 5 और 6 से 8 के लिए शिक्षकों के लिए यह बताया गया है कि ये आपको दिया गया है कि 2019 है, 2022 है, 2024, इन सबों में आपको जो भी कुछ बताया गया है वो वेबसाइट पे आपको पहले से दिया गया है। और इसमें जो योग्यता और अर्हता है उसी के अनुरूप है। ठीक है, जो अभी हम बात कर रहे थे आपसे कि क्या सिलेबस क्या होने वाला है, तो कुछ हम परीक्षा का पैटर्न जान लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसा है कि 1 से 5 के लिए 2.5 घंटे का समय होगा और 6 से 8 के लिए भी 2.5 घंटे का ही होगा। यहाँ पे देखिए, प्राथमिक विद्यालय स्तर के लिए पात्रता जांच परीक्षा के प्रश्न NCERT और CBSE एवं राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 11-12 तक के सिलेबस के आधारित होंगे। मतलब वही है कि आपको CBSE और NCERT यही आपका सिलेबस है। जैसा कि बिहार का जो सिलेबस था सेम वही है। सीटेट भी कह सकते हैं, जो सीटेट का भी एग्ज़ाम दिए हैं उनके लिए तो काफ़ी आसान हो जाएगा। और एक ये SCRT का भी प्रभाव होगा, इसको भी पढ़ना ज़रूरी होगा। पर अगर केवल आपको पास होना है तो आप इतने में पास हो सकते हैं। मतलब ये CBSE और NCERT जो है इससे आप पास हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको अच्छा करना है तो आपको SCRT भी पढ़ना चाहिए। लेकिन यदि आपको इनसे निर्भरता कम करनी है तब भी आपको SCRT को पढ़ना चाहिए। अब आगे देखते हैं। ये 1 से 5वीं तक के लिए था, अब 8वीं तक के लिए भी वही है। उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर के लिए पात्रता जांच परीक्षा के प्रश्न मतलब स्टेट यूनिवर्सिटी स्नातक के पाठ्यक्रम के अनुरूप होगा। मतलब अगर आप 1 से 5वीं तक हैं, अगर आप 1 से 5वीं तक के हैं तब तो आपको 12वीं तक पढ़ना है। ये कठिनाई स्तर होगा। यदि आप 6 से 8वीं तक में हैं तो आपको स्नातक तक
स्नातक तक का आपके एग्ज़ाम का जो प्रश्न होगा उसकी कठिनाई का स्तर स्नातक तक होगा। 6 से 8 आपने सीटेट दिया होगा, कठिनाई का स्तर आपको बखूबी पता होगा कितना होता है। कुछ उसी के अनुरूप यहाँ भी देखने को मिलेगा। कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है, उसे आपको ज़रूर जानना चाहिए। जैसे कि आपको ये OMR का जो है, OMR सबसे इम्पोर्टेंट बनता है, इसकी जानकारी आपको बिल्कुल होनी चाहिए। यहाँ कहा गया है कि OMR में किसी प्रकार का छेड़छाड़ करने या गलत सूचना अंकित करने या गलत OMR का उपयोग करने में स्थिति में अभ्यर्थित्व रद्द माना जाएगा। यानी वो अपना जो अभ्यर्थी के रूप में है उसको रद्द माना जाएगा, यानी उसकी OMR निरस्त की जाएगी, रद्द कर दी जाएगी और इसकी सारी जिम्मेवारी संबंधित अभ्यर्थी की होगी। इसीलिए OMR को बहुत बचा के रखना है, ना किसी तरह का चिन्ह, ना उसको मोड़ना है, ना उसको कहीं किसी तरह से कोई भी क्षति पहुंचनी चाहिए। OMR में अंकित निर्देश का अनुपालन करेंगे तथा प्रश्नावली उत्तर संबंधी गोले को पूर्णतः काला या नीला करेंगे। यहाँ पे ये भी एक बात साफ कर दिया गया है कि या तो काला पेन या तो नीला पेन, ये दोनों में से किसी एक पेन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक इसमें इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि परीक्षा फल प्रकाशन के उपरांत, मतलब यदि आपका रिजल्ट आ गया, आपको ऐसा लगता है कि हम OMR में कुछ और गोला भरे थे और बाद में कोई किसी दिक्कत की वजह से आपकी OMR नहीं सही चेक हो पाई है, कुछ गलती हो गई किसी के माध्यम से या किसी वजह से, तो उसके संबंध में बताया गया है कि आप OMR का पुनर्मूल्यांकन या उसकी पुनः जांच नहीं की जाएगी और न ही इस संबंध में किसी अभ्यावेदन पर विचार किया जाएगा। मतलब कि आपका OMR किसी तरह से भी रद्द होता है तो आप मानिएगा कि वो रद्द ही है, आप उस पर किसी तरह का कोई आपत्ति नहीं कर पाएंगे कि उसको पुनः जांचा जाए या जो चीज़ भी है। इसीलिए बहुत सावधानी से OMR भरिएगा। यहाँ पे आपको पता है सामान्य जाति के लिए कितना फीस है। एक सब्जेक्ट सिंगल भरते हैं 1300, 2 भरते हैं तो 1500, यह अनुसूचित जाति के लिए 700 और दोनों भरते हैं तो 800। ऐसे ये दिव्यांग लोगों के लिए 700, 800। EWS के लिए सेम वही है जो सामान्य जाति के लिए है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट परीक्षा की तैयारी के साथ साथ इस चीज़ को भी ध्यान देने की बहुत ज़रूरी है, इसको आपको एकदम ध्यान में बिठा लेना है कि सामान्य जाति जो है उसे प्रत्येक खंड के न्यूनतम प्राप्तांक का 40% और कुल प्राप्तांक का 60% लाना अनिवार्य है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप एकदम से अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं, जिस भी वर्ग से आते हैं, आपको कितना चाहिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पर आप तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात, मन से कीजिए। आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात होगी तो ये आपका जो प्रत्येक खंड की बात इसने किया है, ये प्रत्येक खंड, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, आपको हम इसे समझाते हैं इस तरह से। आपका जो आपने देखा होगा समय, तो आपको पहले पता है कि पहले जो पेपर हुआ था 2019 में, ये बदलाव किया गया। 2019 में 6 से 8 का 3 घंटे का पेपर होता था, अब 1 से 5 का 2 घंटे 30 मिनट, लेकिन अब इस सब कुछ हटा के बदल के हटा दिया गया है। ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों में बदलाव किया गया है। यहाँ आप देख पाएंगे कि हम जो प्रत्येक खंड की बात कर रहे थे वो प्रत्येक खंड क्या है। तो जो ये प्रत्येक खंड, ये पहला खंड 1, इसमें 20 प्रश्न होंगे, उसमें से इसका 20 का 40%, यानी 20 नंबर में आपको 8 नंबर लाना आवश्यक है। देखिए ये वर्तमान प्रावधान है, ये प्रतिस्थापित है। पहले 30 नंबर था लेकिन अब इसको 10 नंबर हटा दिया गया है क्योंकि अब 20 नंबर कर दिया गया। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि आपको 20 में से 8 लाना ही लाना है। यदि आप एक भी किसी भी खंड में से अगर उसके न्यूनतम प्राप्तांक को नहीं प्राप्त किया तो आप फेल माने जाएंगे, भले ही आप 250 में से 200 नंबर क्यों ना लाए हों। तो आप
नंबर के साथ साथ प्रत्येक खंड में जितना पासिंग है आपको उतना पासिंग होना लाना ही लाना है। इसलिए 20 में से 8 नंबर तो किसी तरह से आपको चाहिए। इसीलिए प्रत्येक खंड की तैयारी आपको करनी ही पड़ेगी। बाल विकास एवं शिक्षा पद्धति, इसमें भी आपको 8 नंबर लाना है। अब भाषा एक, जिसमें आपने हिंदी अंग्रेजी लिया है, जो ये 1 से 5वीं का है। आपको हम पहले बता दें कि ये जो हम बता रहे हैं आपको, ये 1 से 5वीं का है। 1 से 5वीं तक के आपको बता रहे हैं, आगे 1 से 6वीं तक का बताएंगे। ये बाल विकास का जो खंड है, इसमें 8 प्रश्न आपको लाने अनिवार्य हैं। यहाँ से आपको 8, 20 में से 8 तो सही करना है। यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी है, या हिंदी के लिए 20 प्रश्न और अंग्रेजी के लिए 20 प्रश्न। तो यहाँ पे आपको दोनों मिला के, एक में से नहीं लाना है, दोनों मिला के आपको 16 नंबर लाना ही लाना है। तो यहाँ पे आपको यह जो खंड 2 दिखा है, यहाँ से आपको खंड 2 से 16 नंबर, मतलब 40 में से 16 नंबर आपका अनिवार्य आना चाहिए, आना ही चाहिए। यदि ये 15 हुआ यहाँ पे, भले ही आपका 10 है, यहाँ पे आपका 10 है, यहाँ पे आपका 10 है, यहाँ पे अगर 15 है तो आप फेल माने जाएंगे। इसीलिए इम्पॉर्टेंट यही है कि हर खंड में आपको आना चाहिए। यहाँ भाषा 2 है, यहाँ पे कोई भी भाषा ले सकते हैं जो आपको भाषा आती हो, आपकी जो क्षेत्रीय भाषा है, हिंदी है हिंदी, इंग्लिश है इंग्लिश, जो भी है। यहाँ पे आपको 40 नंबर है, जिसमें से 16 नंबर तो लाना अति आवश्यक है, वरना आप फेल माने जाएंगे। अब यहाँ पे 50 नंबर में आपको 20 नंबर लाना है, इस 50 में 20 लाना है। ये 50 मैथ का है, ये ईवीएस का है। तो यहाँ पे आपको टोटल है 200, यहाँ पे आपके कुल प्राप्तांक है 200। अब यहाँ पे अब तक आपको यहाँ पे आपको 40% लाना था, सामान्य की बात मैं कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आपको 60% लाना है। 60% यानी 120 नंबर, मतलब आपको 200 में 120 नंबर। यदि सामान्य के लिए बात है ये, यदि आप 120 लाते हैं तो आप पास हैं, वरना आप फेल हैं। एक आपको एक बात बताता हूँ जो शायद आपको कोई बताए। यदि अभी आपने 1 से 5वीं तक के लिए सीटेट की तैयारी किया है, सीटेट का, तो अगर आप सीटेट का ही तैयारी या सीटेट का ही सिलेबस आप इसमें पढ़ते हैं, जो दिया है मैथ है, ईवीएस है, आपका हिंदी है, इंग्लिश है, आपका काम हो जाएगा। बस आपको ये जो हर सेक्शन में 40% लाना है, यहाँ पे 50 में 20 लाना है, 50 में 20 लाना है, और 40 में 16 लाना है, 40 में 16 लाना है, 40 में 16 लाना है, यहाँ पे 20 में 8 लाना है। इसका बस आप ध्यान रखिएगा। बाकी आप तो सीटेट में जो आपने पढ़ा है बस उसी को आप पढ़िए। आप निश्चित है कि आप 120 प्लस आ पाएंगे, लेकिन शर्त यही है कि हर सेक्शन में आप पास करें, मतलब हर सेक्शन को आप अच्छे से पढ़ें। और अब आगे बात करते हैं 6 से 8वीं के लिए। 6 से 8वीं का भी वही प्रावधान है जो आप 1 से 5वीं का है। यहाँ पे भी आपको वही है जो आप सीटेट में आपने पढ़ा है, बस आप उसी को फोकस के साथ अच्छे से कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। यहाँ भी उसी तरह है, सामान्य के लिए, सामान्य वर्ग के लोगों के लिए बता रहा हूँ कि 20 में से आपको 8 लाना ही लाना है। 20 प्रश्न बाल विकास एवं शिक्षा पद्धति जो अनिवार्य है सबके लिए है, यहाँ से 20 में से 8 लाना है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से आ सकता है। यहाँ पे जो हिंदी या अंग्रेजी या संस्कृत के लिए जो भी हैं, तो यहाँ पे आपको या तो हिंदी के साथ आपका संस्कृत हो, या तो फिर हिंदी के साथ अंग्रेजी हो। यहाँ पे टोटल 40 में से आपको 16 लाना ही लाना है, जो कि आ सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये क्षेत्रीय भाषा जनजाति भाषा है, 40 नंबर का होगा, इसमें भी आपको 16 लाना ही लाना है, आ सकता है आराम से। हिंदी के आप होंगे तो आप हिंदी में बहुत अच्छे से ला सकते हैं। यहाँ पे अंतर है कि गणित और विज्ञान वालों के लिए 150 में से 60 नंबर लाना अनिवार्य है। और यहाँ पे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको बता दिया गया है कि मैथ से कितने होंगे, विज्ञान से कितने होंगे प्रश्न। यहाँ पे विज्ञान में 100 प्रश्न होंगे, किससे क्या होगा ये आपको पूरी तरह से आपको बता दिया गया है। यहाँ पे समान अध्ययन की बात किया जाए
समान अध्ययन में भी आपको 150 में से 60 क्वेश्चन 60 लाना ही लाना है। यहाँ पे उसके सब्जेक्ट को भी बता दिया गया है कि क्या क्या होगा। इसमें से कोई 3 विषय आपके होंगे, कोई भी 3 विषय आपने सेलेक्ट किया होगा वो आपका होगा। जो भाषा शिक्षक होगा उनको अंग्रेजी के साथ साथ या तो हिंदी हो या तो अंग्रेजी अनिवार्य है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है भाषा शिक्षक के लिए कि यहाँ पे आपको 75 नंबर अंग्रेजी से आना ही आना है। साथ में जो ये हिंदी है, संस्कृत है, ये इनसे 75 नंबर इनसे आएगा। आपको इंग्लिश और हाल में पढ़ना है। भाषा वाले अध्यापक जिनको बनना है तो इंग्लिश में भी आपको लाना है। यहाँ पे 150 में से 60 क्वेश्चन 60 नंबर कह लें या 60 नंबर आपको लाना ही लाना है। टोटल आपका होता है 250, जिसमें से आपको 150 लाएंगे तभी आप पास माने जाएंगे, अन्यथा आप फेल माने जाएंगे। भले ही आपने क्यों ना 250 में से आपने 200 कर लिए हों। और ये सबसे आवश्यक बात यह है कि हर भाग में से आपको ये चीज़ें हर भाग में आपको 40% लाना है, तभी आपका किसी तरह से बेड़ा पार होगा, वरना आप फेल माने जाएंगे। यही बात अगर देखा जाए अनुसूचित जाति के लिए तो इनको प्रत्येक खंड में से 30% और कुल प्राप्तांक का 50% इनके लिए है। अनुसूचित जनजाति के लिए भी 30% और 50%। मतलब ये अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सब समान है। जो आदिम जातियां हैं उनके लिए भी सेम है। बाकी जो ये अत्यंत पिछड़ा वर्ग है इसके लिए 35 और 55। और ये इनमें जो दूसरी सूची है उसके लिए भी सेम है। मतलब आपका ओबीसी के लिए सेम है। जो ईडब्ल्यूएस है वो ओबीसी के ही समान है। जो दिव्यांग हैं वो एसटी/एससी के ही समान है। तो आपका सबसे इम्पोर्टेंट यही बनता है। एक तरफ से कहें तो सीटेट की तरह आसान है, लेकिन दूसरी भाषा में कहें तो ये अपने आप में बहुत टफ है। और ये जो कठिनाई है वो ये प्रत्येक खंड में पाने वाले प्राप्तांक के हिसाब से है। आपको किसी तरह से कमांड आपका इसी पे होना चाहिए। आपका पूरा ध्यान हर खंड में अच्छा करने के लिए होना चाहिए। निर्धारित अंक जो है अपने हिसाब से उसको सेट कीजिए और टारगेट बना के उसको आप निरंतर पाने की कोशिश कीजिए। बाकी आगे का कोई भी सूचना होगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। कुछ भी होगा हम आपको बेहतर तरीके से सबसे अलग और सबसे आसान तरीके में हम आपको समझाएंगे। हमने आपको बता दिया बदलाव क्या हुआ है, जो कि कुछ नहीं हुआ है, जैसा था वैसा ही है। कुछ चीज़ों को बताया गया है, सिर्फ यहाँ पे सिलेबस बता दिया गया है कि उसका कठिनाई का स्तर क्या होगा। बाकी कोई बदलाव नहीं है, जो जैसा था वैसा ही है। यहाँ पे जो चीज़ें पहले बताई गई थी वही है, यानी सब कुछ यथावत है, कोई बदलाव नहीं हुआ है। बदलाव बस यह हुआ है कि आपका कठिनाई स्तर क्या होगा ये आपको बता दिया गया है। तो आप हमारे ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। कोई आपको प्रॉब्लम है तो भी आप हमको बता सकते हैं। हमसे जहाँ तक होगा हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप एक कमेंट बिल्कुल कीजिए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। ऐसे ही हम और वीडियो के साथ आपके साथ आ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।